हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैच यूट्यूब चैनल पर। और जो आपसे वादा किया था आज उसको पूरा करने का समय आ चुका है एंड हम अपनी सीरीज लेके आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आरआरबी सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हम क्या कराने वाले हैं, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, हम कराएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग इसी चैनल पर जिसका नाम है अभी मैथ्स। डेली 20-20 क्वेश्चन के सेट लाए करेंगे, एक दिन मैथ्स के एक दिन रीजनिंग के, एंड उसको कराया करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके तरीके से कराएंगे। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, आपको मेरा साथ बनाए रखना है और हमारे साथ प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करेंगे एंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट छांट के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सारे वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको एटलीस्ट करके जाने चाहिए एक बार प्रैक्टिस। ठीक है, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ है वो पहले ही डाल दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस स्टार्ट रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट छांट के अलग कर दूंगा, मैथ्स के भी एंड रीजनिंग के भी। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके सीबीटी 2 में जो एग्जाम होने वाला है। कब होने वाला है? फेब में होने वाला है, 14 to 18, एंड आपका 23 से है ग्रुप डी। तो ये दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस रहेंगी। बस आपको आपसे हाथ जोड़ के विनती ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, धीरे धीरे करके इन प्लेलिस्ट में इजाफा होता रहेगा, क्लासेस बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे। बस जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है मेरे साथ वो जुड़ सकता है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पे करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपका है आपको आता है वेल एंड गुड है, और अगर आपको आता हो भी होगा तो बहुत ही बेसिक से आता होगा। और मैं जिस क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका चलेगा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जिस क्वेश्चन में बेसिक से चलेगा वह बेसिक बताऊंगा, हर चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारी क्लास का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एंड ग्रुप डी के लिए। सबसे पहला सवाल, द मीन ऑफ m+3 m+5 m+6 m+9 एंड m+12 इज मीन बता दीजिए। m+3 का, m+5 का, m+6 का, m+9 का, m+12 का। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर हिंदी अंग्रेजी में डिफरेंस आ रहा है। देखो, मैथ्स में और हिंदी अंग्रेजी में इतना कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, मेरी मानो तो। बट जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ेंगी मैं इनको हिंदी में भी कन्वर्ट करके जरूर डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समय बहुत लग जाता है क्वेश्चन निकालने में, फिर उसको मॉडिफाई करने में, फिर इंग्लिश में बनाने में, फिर हिंदी बन नहीं पाती है इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको हिंदी में भी बाइलिंगुअल दे सकें। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं है कि सर हिंदी में नहीं दे रहे हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीजों में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, मीन निकालना है आपको इन सब का, और ऑप्शन में भी आपको एम दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मान लूंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को, जैसे मैंने देखा, ये मेरी थिंकिंग है कि मैं ऐसे क्वेश्चन में ना एम की वैल्यू को 0 मान लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है एम की, मैं एम के बिना इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं है एम की। ठीक है, मैं एम को क्या मान लूंगा, 0। मीन, मीन होता क्या है, मीन क्या होता है, मीन कुछ नहीं होता, मीन एक तरीके का एवरेज होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक तरीके का क्या होता है, एवरेज होता है। मीन आपको निकालना है, एवरेज होता है, एवरेज का ही मीन कहते हैं, मीन को ही एवरेज कहते हैं। ठीक है, मैंने एम मान लिया 0। एम अगर 0 हो गया तो आपको एवरेज किसके निकालनी है, 3 की, 5 की, 6 की, 9 की और 12 की। कैसे निकलती है, इनका सबका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, जोड़ लो भाई। कैसे जोड़ोगे, 9 6 15, 15 5 20, और 20 और 12 32, और 32 और 3 35, 35/5 कितना हो गया, 7। 7 इसका क्या है, उत्तर है। एम 0 रख के देखो 7 कहां पे आ रहा है, एम 0 रख के 7 कहां पे आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर 0 रख दोगे उत्तर क्या आ जाएगा, 7, ये उत्तर है आपका। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। और अब की बार मैं बता रहा हूँ, सीबीटी 1 में तो आपको परेशानी नहीं हुई टाइम की इतनी ज्यादा, बट सीबीटी 2 में टाइम की परेशानी होगी, बिकॉज 120 क्वेश्चन है आपके पास और टाइम उतना ही है, 90 मिनट्स। पिछली बार आपके पास 100 क्वेश्चन थे, टाइम 90 मिनट्स था, क्वेश्चन 20 एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो जो जो बच्चे अगर ये तरीके नहीं सीखेंगे तो वो फंसेंगे एंड में जाके। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस मेरी क्लासेस आप करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। आप डीएफसीसीएल वाले बच्चों से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन,
द वैल्यू ऑफ 16x की पावर 4 प्लस 25y की पावर स्क्वायर माइनस 40x² एट x बराबर 5 y बराबर 2। आपके पास एक वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है कि अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, तो इसको सॉल्व करके उत्तर बताओ, उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को जानकारी नहीं है, ठीक है, चीजों की जानकारी नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, 16x उसे दिख रहा है, x की जगह वो 5 पुट कर देगा, पावर 4 लगा देगा। ठीक है, प्लस में 25, y की जगह 2 पुट कर देगा, पावर 2 लगा देगा, माइनस में 40 और x स्क्वायर, x की जगह 5 का स्क्वायर करेगा और y की जगह 2 लगा देगा। ऐसे ही करेगा ना बच्चा। जो बच्चे को शॉर्टकट नहीं पता वो तो ऐसे ही करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन इससे उसका कितना समय जाएगा, जिस बच्चे को अगर शॉर्टकट नहीं पता होगा उसको 5 की पावर भी 5 4 नहीं पता होगी। ठीक है, वो ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे 25, ठीक है, 25 पंजे उसे पता नहीं होगा, वो करेगा 25 इंटू 15, फिर आ जाएगा 125, फिर करेगा 5 का गुना, ऐसे करके 625। करेगा नहीं करेगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे करेगा। अब एक तो तरीका ऐसा ही है। अब देखो, मुझे तो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, मैं आज भी बता देता हूं कि जिस भी बच्चे को मैथ्स में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है, उसके लिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 30 तक टेबल याद करो। ठीक है, 30 तक टेबल याद करो, 36 की टेबल भी याद कर लेना, क्योंकि 36 का यूज आ जाता है डीआई में, और मैं आगे चल के डीआई भी आपको कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, 30 तक टेबल याद करो, 36 की भी टेबल याद करो। उसके बाद क्या करो, 50 तक स्क्वायर याद करो। ठीक है, और 30 तक क्यूब याद करो। 30 तक क्या याद करो, क्यूब याद करो। ठीक है, और कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूं, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के पेपर में, कभी भी कोई भी दिक्कत। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना बात को। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन सुधरेगा। और टीसीएस कुछ भी नहीं मांगता, टीसीएस सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको पता है तो आप सब कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सोचूंगा कि क्या मैं इसको पूरे को कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से स्क्वायर फॉर्म में बना सकता हूं, नहीं बना सकता। ठीक है, तो वो देखो कैसे बनेगा। 16 की x की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4x की पावर 2 लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये लंबा मेथड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं एक लाइन में इसको खत्म कर सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं, 25y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं प्लस में 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले का क्या होता है, 2 इंटू, अब इसे मत देखो 40 को, जो आपने ये x और y लिए ना, इनकी वैल्यू पुट करो, और फिर देखो 40 बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा, 4x स्क्वायर इंटू 5y। ठीक है, अब देखो -40x² बनता है या नहीं बनता है, देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 बन रहा है, x की पावर 2 भी आ रही है और y भी आ रहा है ना। तो मतलब ये आपकी फॉर्म बन चुकी है। अब आपको ये फॉर्म कौन सी फॉर्म दिख रही है, ये है आपका ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर, ये है माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, यही है नहीं है, बताइए। यही है। इसको फॉर्म में आपको तोड़ देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो यही होता है। ये इसकी फॉर्म में है, नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपने क्या माना था, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, माइनस में बी क्या माना है आपने, 5y, इसका स्क्वायर है ये नहीं है, बिल्कुल है। अब x की जगह आपको वैल्यू क्या रखनी है, 5, y की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 2। अब रखो इसमें वैल्यू। ठीक है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 55 25 चौका कितने हो जाएंगे, 100, माइनस में 5 दूनी 10, 100 में से 10 जाएंगे, बचेंगे कितने, 90। और 90 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 81। और ये जीरो और लगा हुआ है, एक जीरो को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 8100। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। बताओ मुझे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी आप जो मेरी है वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेल आईडी का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। 2000 लोग जुड़े हुए हैं करीबन करीबन मेरे चैनल पे, तो जुड़ जाइए, और जो भी आपको दिक्कतें आती हैं आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, डिग्री जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है,
वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जिसकी 3 हो जाती है वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है ये आपको जानना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 रह जाती है वो क्वाड्रेटिक है, जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 के अलावा कुछ और आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, अब हम नीचे से ऑप्शन शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है भाई, m-2 का होल क्यूब बराबर m³ -4, ये है ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है। मुझे आप बताइए a-b का होल क्यूब, कहीं आपने लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा नहीं है तो लिख लो एक बार। a-b का होल क्यूब होता है a³ -b³ -3ab a-b। ठीक है, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो a³ -b³ -3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है a-b का फॉर्मूला। मुझे बताइए यहाँ पर आ जाएगा m³, आ जाएगा m³ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर बराबर में भी m³ आ रहा है। ठीक है, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस में m³ आ जाएगी, और m³ से m³ खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो स्क्वायर है वो खत्म नहीं होगा, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये हो जाएगा 3 × a²। a की वैल्यू क्या है? m², और b की वैल्यू क्या है? 2, तो वैल्यू रह जाएगी 6m²। ये किसी से भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कहीं स्क्वायर है और ना अगले में कहीं पे स्क्वायर आएगा। तो इस इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट डिग्री पावर जो है वो स्क्वायर रह जाएगी, 6m² रह जाएगा, m² हाईएस्ट पावर 2 रह जाएगी। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। तीसरा देखो भाई, y-2 का स्क्वायर है, प्लस में 1 है, और माइनस में बराबर में 2y-3 है। मतलब जो यहाँ से y का स्क्वायर बनेगा वो यहाँ से कहीं कट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कहीं y स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ से ये कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो हाईएस्ट पावर 2 की 2 रह जाएगी, और 2 रह जाएगी तो ये भी उत्तर क्या है? पॉसिबल नहीं है। ये वो तरीका है जो बिना देखे ही, बिना उत्तर मतलब बिना सॉल्व किए उत्तर लगाने वाला तरीका। समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर देखो, m2m और इंटू m, यहाँ बन जाएगा 2m² बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है m², तो ये इधर आके -m², तब भी जाके आपके पास क्या बचेगा? m² बच जाएगा, और हाईएस्ट पावर 2 ही बचेगी, क्योंकि और कहीं पावर कहीं 2 से ज्यादा दिख नहीं रही है। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑप्शन हमें अभी तक मिल नहीं पाया। अब अगर आपने ये तीनों चेक कर लिए तो जो पहला ऑप्शन बचा वही है। ठीक है, और एक बार अगर इसको भी देख के क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो कैसे, x इंटू एक्स, यहाँ पर x² बन गया। ठीक है, बट वो x² इससे कट जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स बराबर में भी x² बन गया, और जब दोनों तरफ सेम चीज बन गई तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और कहीं x² आपका बन नहीं रहा होगा। देखो x इंटू 1 तो यहाँ पर x रह जाएगा, ये 8 तो अलग हुई है ही। यहाँ पर देखो 2x बनेगा, ये भी 2x बनेगा, तो यहाँ 4x बनेगा। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 पर रह पा रही है x की। ठीक है, डिग्री कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और हमारा आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ गए? अच्छी तरह क्वेश्चन समझ गए ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मैप ऑफ अ सिटी इज ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ 1:15, 1,50,000। ठीक है, एक मैप है सिटी का, वो एक रेशियो 1.5 लाख के रेशियो में मैप को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक दो सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने के? 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताइए कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज कितना है, उनके सिटीज के डिस्टेंस के बीच में कितना है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस पूछा है उन्होंने दो सिटीज के बीच में। ठीक है, और बिटवीन दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और एक्चुअल डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है कि एक की वैल्यू, मैप ऑफ सिटी स्केल अगर 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो यहाँ पर उसे सेंटीमीटर में 1.5 लाख मिल रहा है। ठीक है, 1.1 लाख, 15, 1, 2, 3, 4, मतलब स्केल का 1 सेंटीमीटर बराबर है 15,000, मतलब 1.5 लाख सेंटीमीटर के। ठीक है, ऑन एक्चुअल डिस्टेंस ये बोलने की बात हो रही है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके? इतने के बराबर है एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ये सेंटीमीटर में काम चल रहा है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पहले 1000 जाएंगे और फिर जाएंगे 2, तो आपके 1.5 किलोमीटर के आ जाएगी वैल्यू, 1.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब एक
के स्केल के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 किलोमीटर आ रही है। अब उसने पूछा 6 सेंटीमीटर के लिए कितनी वैल्यू आएगी, इसका 6 से गुना यहाँ पे करोगे, इसका 6 से गुना यहाँ करोगे, 15 छिक्के 90, 90 का आ जाएगा 9 और 1 पॉइंट लगेगा तो ये 9 किलोमीटर वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर में। तो 6 सेंटीमीटर वैल्यू कितनी आएगी, 9 किलोमीटर, और यही हमारा उत्तर क्या है, 9 किलोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां है आई थिंक। ठीक है, ये देखो एचसीएफ एलसीएम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द एचसीएफ, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 से लिए गए हैं। मेरा कोई भी इसमें रोल नहीं है, मैं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, सारे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ 51 एंड 85 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 51 m माइनस 85, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। उसने बोला है कि एचसीएफ जो है 51 और 85 का वो इस फॉर्म में अगर लिख दें तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 51 और 85 में आपको दिख गया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 17, 17 तिया 51 और 17 पंजे 85, यही होता है। समझ गए। अब 17 बराबर है किसके, 51 m माइनस 85 के बराबर है 17। ठीक है, इसके फॉर्म में लिखना है आपको और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अब 85 17 में ऐड हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 102, और बराबर में 51 m है, और m की वैल्यू यहाँ निकालोगे, 51 यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 51 दूनी 102, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, समझ गए। आगे चलें, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। रेशनल नंबर निकालना है √5 और √7 के बीच में। रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूं, जब तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है एनी नंबर which are in the form of p upon q and q is not equal to 0 is called rational number। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू q 0 के बराबर ना हो वो एक रेशनल नंबर है। अब √5 और √7 के बीच का हमें निकालना है। ठीक है, मुझे ये बताओ, अगर आप इनकी वैल्यू को जानते हैं या आप अप्रोक्स करने की कोशिश करो। देखो √4 की वैल्यू होती है पूरा 2। ठीक है, √5 होता है 2.2 समथिंग, कितना होता है, 2.2 समथिंग। ठीक है, √7 की वैल्यू होती है 2.6 समथिंग। अब आई कहां से, कई बच्चे कह रहे होंगे कहां से लगा रहे हो। ठीक है, मैं ये मान लो √9 होता है 3। ठीक है, मान लो आपको पता ही नहीं √7 की वैल्यू। √9 कितना होता है, 3 होता है, और √4 कितना होता है, 2 होता है। यही होता है। तो मतलब √4 और √9 के बीच में आता है 5 और 7 आता है। तो मतलब इनकी वैल्यू जो होगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी। आएगी नहीं आएगी, मुझे बस इतना बता दो, इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बता दीजिए बस। ये क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत पीछे रह गया। ये क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, हो सकता है। ये क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत आगे चला गया, 3 से भी आगे चला गया, हो ही नहीं सकता। ये क्या है, 4 पॉइंट समथिंग, 4 से भी आगे चला गया, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ये दूसरा था यही उत्तर पॉसिबल था कि नहीं था, मुझे बताओ। कोई और चीज पॉसिबल थी। अब इसमें क्या था, आपने कुछ सॉल्यूशन किया, इसमें कुछ बहुत पढ़ाने वाली चीज थी कि नहीं थी। बट अगर इस तरीके के क्वेश्चन कोई आपको प्रैक्टिस करा रहा होता तो आप इस क्वेश्चन को वहां पर कराते, और जबकि आपने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं करा, नहीं देखा, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सब तो टफ करा रहे हैं, सब टफ कराने में लगा हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, और क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। कैसे करोगे फिर बताओ, समझ रहे हो। फिर इनमें टाइम भी दे दोगे। मान लो आपने ये क्वेश्चन कर भी दिया और समझने में आपको बहुत देर लगी कि कैसे करें। ये वाला अगर आपके मेथड दिमाग में आ गया तो बढ़िया बात है, और कोई मेथड से गए तो टाइम भी तो लग सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन में 2 मिनट दे दिए तो फिर क्या ही फायदा इस क्वेश्चन का 1 नंबर लेने का, समझ रहे हो। तो हर चीज देखने में चलनी पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अभी तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सीबीटी क्वालिफाई था, लेकिन अब यहाँ पर आपको नंबर एक नंबर मैटर कर जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिंग शेप रीजन एनक्लोज बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल 14 और 7 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ। कंसेंट्रिक सर्कल हिंदी वालों को मैं बता दूं, जिन वो सर्कल जो एक सर्कल के अंदर सर्कल होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, जिनका पॉइंट एक ही होता है। एक ही पॉइंट से 2 सर्कल खींचे जाते हैं, वो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, और जिसका एक रेडियस होता है 7 और दूसरे का उन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर। और इन्होंने पूछा है रिंग शेप का रीजन बता दो। रिंग शेप का रीजन, ये वाला रीजन पूछा है इन्होंने, ये वाला रीजन बता दो, इसका एरिया बता दो। ठीक है, इसका एरिया इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, मेरे पे अच्छी तरह ड्राइंग नहीं आती है, इस वजह से थोड़ा वैसा बना हुआ है, लेकिन अब आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, एक गोला ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, ये साफ बना है। ठीक है,
जब आप इस सर्कल का पूरे का एरिया निकाल दोगे तो ये एरिया आपके पास आएगा नहीं आएगा। जब आप इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल दोगे तो ये पूरा एरिया आएगा आपके पास नहीं आएगा, ये वाला आएगा। जब इस बड़े में छोटे को माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन सा एरिया रह जाएगा, सिर्फ ये वाला रह जाएगा, नहीं रह जाएगा बीच वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, बड़े में से छोटे का सर्कल का एरिया माइनस करना था। अब एरिया ऑफ सर्कल आप जानते ही हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो माइनस कैसे करोगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, ऐसे मत करो, एक बार में ही करो। पाई को निकाल लो कॉमन, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है बड़े वाले की 14, 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अच्छा जी, पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यही रहती है। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का होता है कितना 49, तो माइनस करोगे। ठीक है, ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, 4 और 1 5 और 5 4 147, कितनी आ गई 147, 147। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना माइनस, आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। एक बार ये लिखा हुआ है किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको अगर तोड़ोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में तोड़ लो इसको। ठीक है, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 और 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, 7 से तिया इसे काट दो। ठीक है, 7 तिया 21, 21 गुना 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 गुना 22। ठीक है, 21 का स्क्वायर बेटा सब जानते हैं 441, उत्तर 441 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 245 नहीं होगा, 147 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 464 इज द राइट आंसर। या आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, लास्ट में 2 1 जा 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, सिर्फ इसी में है, इसमें 8 है, 7 है, 5 है, इन ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं जिससे आप जल्दी कर सकें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टैंक हैज टू इनलेट ए एंड बी, एक टैंक है जिसके दो इनलेट हैं, ए है बी है, और विच कैन फिल इट इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स, जिसको एक जो है वो किसी को 15 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। इनलेट है ये, ठीक है, प्लस में काम कर रहे हैं। एक आउटलेट आ जाता है, मतलब ये पानी को निकालने में काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इम्प्टी करता है 12 घंटे में, ये 12 घंटे में इम्प्टी कर देता है, बिल्कुल ठीक। ए बी सी एक ही टाइम पर खोल दिए गए हैं, तो बताइए टैंक कितनी देर में फिल होगा। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है, एलसीएम लेगा और जो एलसीएम होता है वही इसकी टैंक की कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। ये भी पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव में काम कर रहा है, ये नेगेटिव में काम कर रहा है, ये 3 है, ठीक है, 8 नहीं है, 3। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बार में कितना काम हो रहा है, देखो ये +4 कर रहा है, +3 तो प्लस का 7 हो रहा है, ये 5 खाली कर दे रहा है तो -5, तो मैं पॉजिटिव में 2 काम हो रहा है 1 मिनट 1 घंटे में। ठीक है, घंटे में बात चल रही है तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। तो 60 काम करने को, एक काम 2 घंटे में, मतलब 2 काम 1 घंटे में हो रहा है, तो 60 को करने में कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। 30 आवर डिवाइड कर देंगे, 30 आवर इज द राइट आंसर। समझ गए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द एवरेज वेट ऑफ एन एप्पल इन अ सैंपल ऑफ 10 एप्पल वाज कैलकुलेटेड एज 104 ग्राम। एक एवरेज वेट है एक एप्पल का, 10 एप्पल का सैंपल है, उसमें एवरेज वेट आता है 104 ग्राम। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट वेइंग हैड शोन द वेट ऑफ ईच एप्पल 20 ग्राम लेस। उसने बोला कि उसने पहले तो देखो, किसी को सामान लेने जाते हो तो पहले एक आदमी ने बोला कि अगर 10 एप्पल ले रहे हो तो एक एप्पल में जो वेट आएगा वो 104 ग्राम का आ रहा है, बट जब वेट किया गया तो हर एक एप्पल का 20 ग्राम कम आया वेट। ठीक है, तो बताइए एवरेज करेक्ट कितनी आएगी वेट उसकी, करेक्ट एवरेज वेट बता दीजिए सैंपल का पूरे का कितना है जिसमें 10 एप्पल है। ठीक है, अच्छा जी, उसने बोला एवरेज वेट ऑफ एन एप्पल इन अ सैंपल ऑफ 10 एप्पल वाज कैलकुलेटेड 104 ग्राम। 104 ग्राम, तो मैं सम में बात करता हूं, टोटल का कितना हो जाएगा 1040 ग्राम, 10 एप्पलों का वेट हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्या हुआ, अब वो बोला कि ईच एप्पल में 20 ग्राम वेट क्या है कम है। अगर हर एप्पल में 20 ग्राम वेट कम है तो 10 एप्पल में कितने ग्राम वेट कम हो गया, 200 ग्राम। मल्टीप्लाई करके 200 ग्राम कम हो गया 1040 में, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 0 4 और 8, 840। कितनी बची भाई 840, कितनी बची भाई 840। अब 840 ग्राम वेट है कितने में 10 एप्पलों में, तो इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी 84, 84 ग्राम एवरेज हो जाएगी। उत्तर नंबर पहला होगा 124, फालतू में हाईलाइट किया गया है, उत्तर 124 नहीं, उत्तर होगा 84 ग्राम।
समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। भाई 104 ग्राम की पहले एवरेज थी 10 एप्पलों की, तो इनका सम कितना हो जाएगा 10, मतलब टोटल उनका वेट कितना रहेगा पूरे 10 एप्पलों का, 1040 ग्राम। अब उसमें हर एक एप्पल में 20 ग्राम का वेट कम है, ठीक है। तो हर एक एप्पल में 20 ग्राम का वेट कम है, तो 10 एप्पलों में कितनी मतलब माइनस होना चाहिए 200 ग्राम। 200 ग्राम को माइनस कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आपके सामने आ जाएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। करते हैं अगला क्वेश्चन है 1 + 10 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इज इक्वल टू। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक क्लास ली थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक ली थी एंड करीबन करीबन 50 to 60 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएंगी और भी ज्यादा चीजें, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से वो चीजें कराई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जितना भी मेरे पास समय है। 1 + 10 15 इंटू कॉट 75 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी सेक स्क्वायर 15, ठीक है। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 10 15 कॉट 75, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 15 तो ठीक है, कॉट 75 को मैं लिख सकता हूँ 10 15, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? 10 15 में लिख सकता हूँ, बिकॉज कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में 10 थीटा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 10 थीटा। तो मैं इसे लिखता हूँ 90 माइनस 15 बराबर 10 15, तो 10 15 10 15 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 15। 1 + 10 स्क्वायर 15, वैल्यू क्या हो गई 1 + 10 स्क्वायर 15 आ गई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पीछे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो उत्तर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 15। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 1600 अमाउंट टू 2116 एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट? कितने साल में 1600 रुपए अमाउंट हो जाएगा 2116 रुपए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। 15% कंपाउंड इंटरेस्ट में बताओ 1600 रुपए कितने साल में 2116 रुपए हो जाएंगे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर आप 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हो तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई बराबर बराबर होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले 15% लगा के देखो कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं, फिर उससे अंदाजा लग पाएगा, ठीक है। 1600 में अगर आप 15% देखोगे, 15% 16 दो जीरो दो जीरो 16 इंटू 15, 15 इंटू 15 होता है 225, और 15 जोड़ोगे 240 रुपए मिलेंगे आपको 1600 में 15% की रेट से। तो 0 4 6 2 8 1840, मतलब एक तो उत्तर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप 2116 के बहुत आसपास पहुंच चुके हो, ठीक है। अब आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, अगर आप 240 20 में जोड़ोगे तो 0 4 4 8 8 2 10 हासिल 1 2 2080 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ब्याज पे ब्याज भी मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आप इसके पास पहुंच जाएंगे। तो मतलब उत्तर क्या होगा, सिर्फ 2 साल होगा, 2 साल के आगे आपको वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो उत्तर कितना है 2 साल अप्रोक्स। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको करना है तो, अगर कई बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ पाया होगा, ठीक है, कई बच्चों, क्योंकि उन्होंने कभी ये मेथड करा ही नहीं है, वो गए हैं ट्रेडिशन से। तो ट्रेडिशन से भी बता देता हूँ। अब ऐसा करो, जो आपको अमाउंट चाहिए वो उसे ऊपर लिखो, जो प्रिंसिपल है आपका उसे नीचे लिखो, और इनका रेशियो बनाओ। क्या बनाओ? रेशियो बनाओ। समझ गए? इनका बना लो आप रेशियो, ठीक है। या इसका ले लो अंडर रूट ले लो, या कोई भी रेशियो ले लो, रेशियो से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेशियो से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको काटने की कोशिश करो। अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 चौक 16 0 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 3 4 नाम 36, 529 बटा 400 कितना आ गया 529 अपॉन में 400 आ गया। अब आपको ये क्या दिख गए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं आपको? ये परफेक्ट स्क्वायर 400 का परफेक्ट स्क्वायर 20, 529 का परफेक्ट स्क्वायर कितना 23, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर आप अंडर रूट ले लोगे इसका तो दिख रहा है। तो 23 बटा 20 कितने की रेट आ रही है? 3 बढ़ रहा है कितने पे 20 पे, तो इनटू में 100% रेट कितनी आ गई भाई 15%। आपकी रेट कितनी आ रही थी 15%, तो मतलब ये रेशियो बिल्कुल ठीक है। और अंडर रूट आपने किया है तो कितने साल का गैप लिया था आपने? 2 साल का, तो इसलिए 2 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 ईयर? 2 साल में 25,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लगाओगे तो कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, इसकी सिंपल सिंपल सी रेट पे चलेंगे हम। रेट कितनी हमें मिलेगी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे? आप जानते हैं 6% मिलेगा।
अगले साल फिर 6% मिलेगा ही मिलेगा, और अगले साल रेट पर रेट मिलता है तो इंटू सिक्स बटे 100, ए प्लस ए बी अपॉन में 100, ये मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 6 12, 12.36% आपको रेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12.36%, मतलब 12% से ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो 25,000 का 12% अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालते हैं। 25,000 है, मैं बहुत आसान वे बताता हूँ। 25,000 का आप पहले 12% निकालो। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए बताऊंगा, बिना कैलकुलेशन किए। 25,000 का पहले निकालो 10%, कितना निकालो? 10% निकालो। ठीक है, 10% निकालो। देखो 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू है 25,000। आपको चाहिए 10% की, एक जीरो यहाँ से हटाओ 10 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से हटाओ 2500 रुपए आ गए आपके 10% की वैल्यू आ गए। अब आपको चाहिए 2%, कितना चाहिए? 2% आपको निकालना है। कितना निकालना है? 2%। ठीक है, अच्छा जी, 10% की वैल्यू आपने लिख ली। अब 1% की वैल्यू क्या होगी? एक जीरो और हटाओ, एक जीरो और हटाओ, एक जीरो और हटाओ, 1% की वैल्यू होगी 250 रुपए। कितनी होगी? 250। आपको कितनी चाहिए? 2% की वैल्यू, इंटू क्या कर दो? 2 कर दो। 2% की वैल्यू 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपए आ जाएगा। 500 रुपए वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। कितनी वैल्यू आ गई? 3। 12% में वैल्यू कितनी आ रही है? 3,000। ठीक है, और 0.36 तो बहुत ही पास रहेगा, तो 3,000 तो आएगा ही आएगा। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, सिर्फ यही उत्तर है। ठीक है, ये होते हैं तरीके। ठीक है, और अगर आप इसमें 12% से निकालने चले गए, मल्टीप्लाई करने चले गए, तो इसमें देखो समय लग सकता है, उसकी कोई भी वो नहीं है कितना समय लगे, पूरी कैलकुलेशन पे आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, तरीके समझो। ठीक है, और ये एक दिन में आने वाले तरीके नहीं है। जब मेरी डेली डेली वीडियो देखोगे, चीज़ों को समझोगे और फिर अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर नहीं होंगी ये चीज़ें। ठीक है भाई, तो इसलिए साथ बनाए रखो। 2 महीने मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो और फिर आप देखना पेपर में तोड़ के आओगे, और कुछ नहीं है। दी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 144 इज 10p प्लस 4 एंड वैल्यू ऑफ p आपको बतानी है। एचसीएफ बताओ 24 144 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा 12, 6। ठीक है, 6 से बड़ा तो 12 ही होता है। ठीक है, कई कई लोगों के मन में आ रहा होगा 12, बट 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24, क्योंकि 24 इसको भी हटा डिवाइड कर देगा, 24 इसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, 24 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बराबर है इसके 10p प्लस 4, 10p प्लस 4। ठीक है, p की वैल्यू क्या रखूं कि वैल्यू 24 आ जाए? 2 रख दो, 10 दूनी 20 और 4 24, 2 इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। कुछ भी था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो भाई। If an article is sold at a gain of 5% instead of being sold at a 5%, a man get rupees 5 more। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की। क्वेश्चन को समझो पहले। एक आर्टिकल बेचा जाता है 5% के फायदे पर, इंस्टेड ऑफ बीइंग 5% लॉस। जैसे पहले वो आर्टिकल को 5% हानि पर बेच रहे थे, लेकिन अब उस आर्टिकल को 5% लाभ पर बेचते हैं, तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं आदमी को। तो बताइए उसकी क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पहले मुझे 5% का लॉस हो रहा था। समझो बात को, 5% का लॉस हो रहा था, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो 5 रुपए हो पा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा जी, पहले 5% का लॉस हो रहा था, लॉस होने के बाद प्रॉफिट हो गया, तो मतलब इसके बीच में कहीं सीपी होगा। पहले 5% का लॉस हो रहा था, तो इतना पैसा बढ़ा होगा कि पहले मैं सीपी पे आया हूँ, और फिर सीपी से मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। यही कहानी चल रही होगी। ठीक है, तो 5% से तो पहले आप जीरो के पास आओगे, तो मतलब +5 करोगे, फिर +5 से फिर +5 पे आओगे, तो मतलब जब आपकी वैल्यू में 10% इंक्रीज हुआ, तब जाकर वहां पर 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो इसमें एक जीरो यहाँ चिपका दो, 100% एक जीरो आप यहाँ चिपका दो, 50 रुपए की उसकी क्रय मूल्य है, 50 रुपए उसका उत्तर आएगा। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी किसी भी तरीके की। ठीक है, आगे चलते हैं। मीडियन ऑफ 14 14, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, इसका आपको मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, मीडियन कुछ नहीं होता। मीडियन में सबसे पहला स्टेप होता है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखता हूँ। तो कई बच्चे देख लेंगे यहीं शुरू शुरू में कई तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं बिल्कुल भी इंक्रीज ऑर्डर में नहीं है। 13 है यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखो 13, फिर आएगा 14, फिर 14 दो बार है, फिर 15 देखो कितने बार है, एक बार है, फिर 16 एक बार है, फिर 17 तीन बार है, 17 17 17, उसके बाद आपका क्या है भाई 22 है। ठीक है, तो नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी ऑड होता है, जब भी ऑड होता है तो उसमें कुछ नहीं करते। ऑड जब भी होता है तो आप इसमें a+1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब भी आपको ऑड ऑब्जर्वेशन आती है तो +1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सिर्फ a की वैल्यू आती है। 9 और 1 10, 10 बटे 2 क्या हो जाएगा 5,
तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो मीडियन में होगी। फिफ्थ टर्म क्या होगी? मीडियन में। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ ये आपकी क्या है? मीडियन टर्म। मतलब 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, मीडियन में जो है वो है 16। 16 ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। समझ गए? मीन मोड मीडियन, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, मीन मोड मीडियन। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इनमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हर पेपर में 3 से 4 सवाल आए हैं, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना CBT 2 के लिए, ठीक है। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अप्रैल द प्रॉफिट ऑफ बुक स्टोर इज इंक्रीज बाई 25%। अप्रैल में जो बुक स्टोर का प्रॉफिट था वो 25% बढ़ गया, मई में वो 20% घट गया। तो बताइए मई, एट द एंड ऑफ मई कंपेयर टू डेट ऑफ अप्रैल क्या बात हुई? देखो भाई, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अप्रैल एंड मई, इन अप्रैल प्रॉफिट ऑफ बुक स्टोर बाई 25%, ठीक है, अप्रैल और मई। और यहां पर होगी मार्च, ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां मार्च होगी। मैं मान लेता हूं कि 100 मार्च में थी। देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट या 100 रुपए उसकी 100 रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा था अब मार्च में, ठीक है। 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था मार्च। अप्रैल में 25% इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट होने लगा 125 रुपए, ठीक है। मई में वो 20% घट गया, तो 125 में 20% आप घटाओगे तो मतलब 4/5, ये फिर से कितना हो गया? 100 हो गया। 25 पंजे 100 हो गया, ठीक है। 20% ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आई है 4/5, ठीक है ना। तो 125 गुना 4/5 वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो बताइए हाउ डिड द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर एट द एंड ऑफ मई कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल? अप्रैल की बिगिनिंग में मतलब मार्च में, अप्रैल की बिगिनिंग में कितना था? 100 था। अप्रैल में ही तो 25% बढ़ोतरी हुई है, मतलब अप्रैल की बिगिनिंग में कितना था? 100। मई में कितना है? 100। दोनों क्या है? बराबर बराबर है, तो इट वाज सेम। समझ गए? आ गया समझ में? कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल, इसका रेशियो बता दीजिए, ठीक है। देखो, सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेशियो बताना है। इक्विलेटरल के ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। उसने बोला डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर मतलब 2r इज इक्वल टू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब बराबर में a है, ठीक है। बराबर में क्या है? a है, ठीक है। यहां से अगर मैं रेशियो ले लूं तो r/a की वैल्यू है 1/2, ठीक है। r अगर 1 है तो साइड कितनी है? 2 है, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं लूंगा, अब रेशियो है, r से r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी भाई, पाई की वैल्यू में उत्तर है तो पाई को पाई रहने दो, ठीक है। आर की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, यहाँ पे रह गया √3, ठीक है। यहाँ पर 4 है और ए स्क्वायर, ए की जगह 2 वैल्यू है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई π/3, कितना? π/√3। π/√3 आपका क्या है? राइट आंसर है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी कहीं से अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन दी एक्सपेंशन ऑफ x+3 का क्यूब द कोफिशिएंट ऑफ x, मैंने ये क्वेश्चन अभी बताया था जिसमें मैंने x-2 का अभी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ठीक है। अब प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं एक बार, ठीक है, फिर उससे चीज क्लियर हो जाएंगी। x+3 का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा x³ प्लस में 3 का क्यूब 27 प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 मतलब 9x² प्लस उसका हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 के 9 के 27x, कितना जाएगा? 27x। ये आपका पूरा एक्सपेंशन खुल जाएगा। उसने पूछा x का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट होता है जिसके साथ में जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये कॉफिशिएंट कहलाती है। x के साथ जो है वो ये कॉफिशिएंट है, तो +27 इसका कॉफिशिएंट है, तो 27x का कॉफिशिएंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने को बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट अगर आपको चीजें नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर इज, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये लीस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, 2 से स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबरों में, ठीक है। एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर,
लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ये हर कोई नहीं जानता लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर की परिभाषा मैं बताता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर बने, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर बने। कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। समझ में आई बात? नहीं आई? दो, अगर दो के फैक्टर आप देखोगे, या तो वो एक से होगा या वो दो से होगा, सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं इसके। तीसरा, 3 को देखें, या तो वो एक से डिवाइड होगा या वो 3 से डिवाइड होगा, इसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। चार, चार या तो वो एक से डिवाइड होगा या वो 2 से डिवाइड होगा या वो 4 से डिवाइड होगा, इसके 3 फैक्टर बनते हैं। 3 फैक्टर बन गए। इसकी भी क्या कंडीशन थी कि कम से कम उसके 3 फैक्टर बने, तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कितना हुआ? 4 हुआ। तो आपको एचसीएफ निकालना था 2 और 4 का, 2 और 4 में एचसीएफ है आपका 2। बट ये चीज हर किसी को नहीं पता होती। कहीं भी आपको लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं कि लीस्ट के कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एंड सबसे छोटा लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। समझ गए बात को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ 10 5 डिग्री, 10 25, 45, 65, 85 सब मल्टीप्लाई में है, बराबर किसके हैं? तो इसका उत्तर होगा 1। कैसे होगा 1? मैं आपको बता देता हूं। देखो, 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 इफ a प्लस बी बराबर 90। ये प्रॉपर्टीज इसमें लगी हुई है। ठीक है, इस ये प्रॉपर्टीज किसमें लगी है? इस क्वेश्चन में। देखो, 1085 इंटू 10 5, a5 b 85, a प्लस बी 90, वैल्यू क्या हो गई? 1। कट के क्या आ जाएगा इनका? 1। समझ गए? 10 25, 10 65, 25 65 प्लस करोगे 90, 10a 10b कट के कितना आ जाएगा? 1। 1045 कितना होता है? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लगे आपको क्वेश्चन जरूर बताएं। आज पहली वीडियो थी, तो इस वजह से थोड़ा लेवल मैंने हल्का ही रखा है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, धीरे धीरे लेवल को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चनों को और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बस आप साथ बनाए रखें, अलग अलग से मेथड लेके आते रहेंगे और आपको तैयारी पूरी कराएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए आरआरबी ग्रुप डी वाले भी। ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी वाले भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस मॉक लगाते हुए चलने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हुए चलने हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे मॉक लगाने तो मैं आपको टाइम टू टाइम मॉक वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। बिल्कुल भी ऐसी चीजें ना लें कि नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें करा रहे होंगे। और बस साथ बनाए रखें, क्योंकि साथ बनाए रखेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ साथ बनाए रखें, विश्वास रखें, हर चीज की क्लास कराई जाएगी। लास्ट में जीएस वगैरह भी मैं वन लाइनर जरूर लेके आऊंगा आपको, आपके लिए। तो बिल्कुल भी सारी चीजें आपकी सुनी जाएंगी, पूरी की जाएंगी। ठीक है, बस आप साथ बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देखता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चलिए, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही रीजनिंग की वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।